हेलो स्टूडेंट्स, आज अगेन मैं आपके लिए हिंदी भाषा एवं संस्कृत के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लाई हूँ। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कल आपको पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो फर्स्ट आपका है, मातृभूमि कविता के रचयिता का नाम बताइए। तो इसका ऑप्शन बी देखिए आप, ये मैथिली शरण गुप्त है। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास में, सेकेंड क्वेश्चन है, मातृभूमि किस युग की कविता है। तो मातृभूमि द्विवेदी युग की कविता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए हो गया। थर्ड आपका क्वेश्चन है, मातृभूमि का मुकुट क्या है। तो मातृभूमि का मुकुट क्या है, इसका ऑप्शन आपको दिख रहा है। फर्स्ट हिमालय, सेकंड तारे एंड थर्ड सूर्य और चंद्रमा। तो यहाँ पर मातृभूमि का मुकुट हिमालय है। सेकंड आप देखिए, फोर्थ आपका देखिए, मातृभूमि को किस नाम से जाना जाता है। तो मातृभूमि को ऑप्शन ए वसुधा के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैथिली शरण गुप्त का जन्म किस सन में हुआ। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 1886 में हुआ था, मीन्स ऑप्शन बी 1886। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मातृभूमि का सिंहासन क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट पर्वत है, सेकंड पंचतत्व है, थर्ड शेषनाग का फन है। तो स आपका ऑप्शन है शेषनाग का फन। ओके, फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती का प्रकाशन, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत भारती का प्रकाशन काल है। भारत भारती का प्रकाशन 1909 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए 1909। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मातृभूमि का वस्त्र या परिधान है। मातृभूमि का वस्त्र या परिधान, यहाँ पर यदि आप कविता पढ़ेंगे तो आपको उस कविता में बहुत क्लियरली दिया गया है कि मातृभूमि का वस्त्र और परिधान नीला आकाश है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। तो ईदगाह कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। ये सभी आपने बहुत छोटी छोटी सी बच्चे थे जब आपने स्कूल लाइफ में भी कहानी पढ़ी थी। तो इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन 10 है, प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था। प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम धनपत राय था, तो इसका ऑप्शन ए हो गया धनपत राय। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रेमचंद्र की संपूर्ण कहानियाँ किस नाम से संकलित है। प्रेमचंद्र की संपूर्ण कहानियाँ इसमें किस नाम से संकलित है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो है मानसरोवर। मैं चारों ऑप्शन आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपके पास भी टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं राइट ऑप्शन बोलती जा रही हूँ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी मानसरोवर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, हामिद किस कहानी का मुख्य पात्र है। तो देखिए, ये वही ईदगाह कहानी है जिसमें कि वो अपनी दादी के लिए मेले में जाता है तो चिमटा लेकर आता है। ये शायद आपने सुनी होगी बहुत अच्छे से, या भी पढ़ी भी होगी। तो ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र है हामिद, तो ऑप्शन सी हो जाएगा ईदगाह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13, प्रेमचंद्र का अंतिम पूर्ण उपन्यास है। प्रेमचंद्र का अंतिम पूर्ण उपन्यास था गोदान, तो ऑप्शन बी हो गया गोदान। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14, अंग्रेजी सेना ने लखनऊ में, क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं हम, अंग्रेजी सेना ने लखनऊ में प्रवेश किस लिए किया। तो अंग्रेजी सेना ने लखनऊ में प्रवेश कब्जा के लिए किया था, तो इसका ऑप्शन सी था लखनऊ पर कब्जे के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, प्रेमचंद्र प्रारंभ में किस भाषा में लिखते थे। प्रेमचंद्र जी प्रारंभ में उर्दू भाषा में लिखते थे, इसलिए इसका ऑप्शन ए है उर्दू। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, शरद जोशी किस विधा के लेखन में सबसे अधिक प्रचलित हुए। शरद जोशी जो थे वो व्यंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, उनका व्यंग के लिए नाम चलता था शरद जोशी जी का। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है, शरद जोशी मंच पर किस तरह की कविता पढ़ते थे। तो यहाँ पर शरद जोशी पद्य कविता पढ़ते थे, गद्य कविता पढ़ते थे, तुकांत कविता पढ़ते थे, या फिर अनुकांत कविता पढ़ते थे। तो यहाँ पर हमारे पास में इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ था। तो शरद जोशी का जन्म उज्जैन ज़िले में हुआ था, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन है ए उज्जैन। और इनका सन भी याद रखना कि 21 मई 1931 1931। यहाँ पर आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, उनके जितने भी राइटर्स हैं, उन सबके आप जन्म सन और मृत्यु तिथि यह आप दोनों याद रखिए कि उनकी डेथ कब हुई थी और उनका जन्म कब हुआ था। उस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रेम होते हैं। तो शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ था, उज्जैन में, तो इसका तो ऑप्शन हो गया ए उज्जैन। और इनका सन था 21 मई 1931। ओके, उसी के साथ में फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि शरद जोशी की मृत्यु कब हुई थी? तो शरद जोशी की मृत्यु हुई थी 5 सितंबर 1991 को। 5 सितंबर 1991, 5 सितंबर 1991, यानी ऑप्शन ए हो गया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ध की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा गया है? तो अन्न की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा गया है? तो इसका ऑप्शन ए है इला। इला को अन्न की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कंब रामायण किस भाषा की रचना है? तो जो कंब रामायण थी वो तमिल भाषा में लिखी गई थी, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, तमिल। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत के किस अध्याय में राम कथा का वर्णन है? तो महाभारत की इसका फर्स्ट ऑप्शन है भीष्म पर्व, अनुशासन पर्व, आरण्यक पर्व। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, आरण्यक पर्व। उसके बाद में आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है पउम चरियु अपभ्रंश भाषा की रामायण है, इसके लेखक का नाम बताइए। तो इसके लेखक का नाम है स्वयंभू। यहाँ पर विमल चंद्र सूरी है, गुणचंद्र आचार्य है, रवि शेण है और स्वयंभू कवि है। तो ऑप्शन डी है इसका, स्वयंभू कवि। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है श्री राम संबंधित विभिन्न कथाओं में उनके किस रूप का चित्रण किया गया है? तो आप सभी को पता है कि श्री राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाने जाते हैं, तो यहाँ पर उनका मर्यादा रूप का चित्रण किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी मर्यादा रूप। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, बस्ती उत्तर प्रदेश में 1884 को हुआ था। तो ऑप्शन बी हो गया, बस्ती उत्तर प्रदेश, और इनका सन है 1884 यानी कि 1884। उसके बाद में आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहानी लिखी थी 11 वर्ष का समय, तो इसका ऑप्शन सी हो गया, 11 वर्ष का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी साहित्य के इतिहास में वीरगाथा काल को कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास में वीरगाथा काल को कहा जाता है आदिकाल, तो इसका ऑप्शन ए हो गया, आदिकाल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 चिंतामणि निबंध संग्रह के निबंधकार का नाम बताइए। तो इसके निबंधकार हैं रामचंद्र शुक्ल जी, और इनका टाइमिंग रहा था 1939 से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उत्तर मध्यकाल रीतिकाल की समय अवधि क्या थी? तो रीतिकाल की समय अवधि थी 1700 से 1900 तक की, तो ऑप्शन सी है, संवत 1700 से 1900। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कविता क्या है निबंध के रचनाकार हैं? तो कविता क्या है निबंध के रचनाकार हैं क्या है? एक तो बद्रीनाथ भट्ट है ऑप्शन आपके पास, अनूप शर्मा है, आचार्य शुक्ल है और हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल ने कविता क्या है निबंध लिखा था। फिर क्वेश्चन नंबर 32 पे आ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32 बता रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु हुई थी 2 फरवरी 1941 को, और वो है हमारा ऑप्शन ए, 2 फरवरी 1941। उसके बाद में 33 पे आते हैं हम। दिनकर जी की किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दिनकर जी की जो रचना उर्वशी थी उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो गया, उर्वशी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन 34 है जाति की एकता से बड़ी एकता कौन सी मानी गई है? तो जाति की एकता से बड़ी एकता होती है विचारों की एकता, यदि सभी के विचार एक जैसे होंगे तो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर जाति की एकता से बड़ी होती है विचारों की एकता, तो ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को पद्म विभूषण का पुरस्कार दिया गया था, तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन डी है, पद्म विभूषण। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पद्म विभूषण दिनकर सिंह जी को मिला था ये पुरस्कार। भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने का मूल क्या है? तो भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने का मूल हमारा संविधान है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा संविधान, जो कि है ऑप्शन आपका सी।
ऑप्शन सी है आपका संविधान। क्वेश्चन नंबर 37, आदिशंकर का जन्म भारत के किस गांव में हुआ था? तो आदिशंकर का जन्म कालड़ी गांव में हुआ था। आदिशंकर ने 16 वर्ष की आयु में किस ग्रंथ का भाष्य लिखा था? तो सनातन धर्म पे इन्होंने लिखा था आदिशंकराचार्य जी ने। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाता है सनातन धर्म पर, क्योंकि आदिशंकर जी ने 16 वर्ष की आयु में सनातन धर्म पे अपना भाष्य लिखा था। आदिशंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? तो आदिशंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? तो यहाँ पर हम देखते हैं अद्वैतवाद, वेदांत के प्रणेता, संस्कृत के विद्वान, उपनिषद व्याख्यान, उक्त सभी। तो ये उक्त सभी है इसका ऑप्शन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आदि शंकराचार्य की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो इनकी मृत्यु बहुत ही जल्दी हो गई थी। इनकी मृत्यु सिर्फ 32 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। तो इसका ऑप्शन ए आ गया 32 वर्ष, 32 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ण का, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, कर्ण का पर्यायवाची है। कर्ण का पर्यायवाची राधेय है। कर्ण के पर्यायवाची राधेय है, वशुषेण है, श्रुतिपट है, श्रवण है, श्रोत है। अभी हमारे पास ऑप्शन राधेय है, इसलिए उसका ऑप्शन करेक्ट वाला ए हो गया राधेय। मित्र का पर्यायवाची है, तो मित्र का पर्यायवाची यहाँ पर देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 में कि महेश्वर दिया है, सखा दिया है, तो ऑप्शन बी हो गया सखा। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं गंगा का पर्यायवाची है, तो गंगा का पर्यायवाची जाह्नवी है, जो कि ऑप्शन ए है आपके पास में। और गंगा को भगीरथी भी बोलते हैं, त्रिपथगा भी बोलते हैं, मंदाकिनी भी बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है निरक्षर का विलोम है। निरक्षर का विलोम है हमारे पास में, देखिए ऑप्शन ए है अपढ़, बी है मूर्ख। तो यहाँ पर आपके पास में निरक्षर और स है साक्षर, तो आपका सही ऑप्शन होगा साक्षर यानी कि सी। उसके बाद में आपका कृतज्ञ का विलोम है। कृतज्ञ का विलोम यदि हम देखते हैं तो कृतज्ञ का विलोम होता है आपके पास में कृतघ्न, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी कृतघ्न हो गया। फिर देखिए आप जटिल का विलोम, जटिल का विलोम क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर देखिए, तो जटिल का विलोम होता है सरल, तो ऑप्शन डी इसमें भी आ गया सरल। फिर उसके बाद में निरोग में संधि विच्छेद कीजिए, तो निरोग का संधि विच्छेद है ऑप्शन सी निह धन रोग निरोग। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पास हिमालय में किस संधि का उपयोग हुआ है? तो हिमालय में दीर्घ स्वर संधि का उपयोग किया गया है, ऑप्शन सी। उसके बाद में आपका 49 है आदिशंकर किस विचार के आदिशंकर किस विचार में पुरस्कर्ता थे? तो आदिशंकर आपको यहाँ पर द्वैत और अद्वैत दोनों के लिए थे, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ए है द्वैत सिद्धांत के और अहम ब्रह्मसी की अद्वैत विचारधारा थी, तो ए और बी दोनों से थे, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। और लास्ट है 50 नंबर का उदारीकरण नीति में। उदारीकरण नीति में आपका सीमा शुल्क में कटौती की जाती है, पारस्परिक व्यापारिक कानून कम हो जाते हैं, मुक्त बाजार व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाता है, तो अतः सभी। ठीक है, अब आपको मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि हर चैप्टर का ब्रीफ आप देख लीजिए एक बार, और जो जो भी इसके लेखक हैं उनका जन्म समय क्या था और मृत्यु समय क्या था, और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी थी, और उन्होंने किस समय में लिखा था, वो किस युग के थे, ये आप ज़रूर देखिएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.